विद्यार्थी मित्र हो, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं के अव्यय इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एवं लिंग, वचन व कारक बदलने पर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तीसरा संबंध बोधक अव्यय, जिसे प्रीपोजिशन भी कहते हैं। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अव्यय की परिभाषा पे और एक बार हम प्रकाश डालेंगे कि अव्यय यानी अविकारी शब्द जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, नो चेंजेस। मतलब चाहे आप शब्द में लिंग, वचन, कारक कुछ भी आप बदल दो, उनमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है अव्यय। तो आइए हम सबसे पहले इस अव्यय के चारों भेदों में से पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, एडवांस इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट वर्ब, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके इजी टेक्निक है कि अगर आप वर्ब को क्वेश्चन करेंगे तो आने वाला जो उसका आंसर रहेगा वह रहेगा क्रिया विशेषण। वर्ब को क्वेश्चन करेंगे तो आने वाला आंसर क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे दिया है, देखो, आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कह सकते हैं कि आज मैं मुंबई जाऊंगा। इस शब्द में हम देख रहे कि वर्ब जो है वो है जाऊंगा। अब हम वर्ब को क्वेश्चन करेंगे WH वर्ड से। कौन, कब, कहाँ, कैसे, इट इज़ अ WH वर्ड। तो मैं कब जाऊंगा? आज मैं मुंबई जाऊंगा। कब जाऊंगा? आज। यानी वर्ब को क्वेश्चन किए तो आने वाला आंसर है आज। इसीलिए आज जो है वह समय के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है। इसीलिए आज जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय के और 4 भेद होते हैं। जैसे हमने अव्यय के 4 भेद देखे, वैसे ही क्रिया विशेषण के और 4 भेद माने जाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो क्रिया विशेषण के भेद भी हमको पता होना चाहिए। कालवाचक जिसमें टाइम के बारे में बताया जाता है, समय के बारे में बताया जाएगा। स्थानवाचक में प्लेस के बारे में बताया जाएगा, स्थान के बारे में बताएं कि एक्शन कहाँ हो रही है। परिणाम मतलब कि इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाएगा। परिणाम के बारे में हमें ज्ञात होता है कितना है, कम, अधिक, थोड़ा। और रीतिवाचक मतलब एक्शन कैसे हो रही है, इसके बारे में ज्ञान होता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं, प्राप्त करेंगे क्रिया विशेषण के 4 भेद के बारे में। पहला भेद हम देखने जाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
अब कालवाचक से ही पता चलता है। देखो, कालवाचक, काल का अर्थ होता है टाइम, समय। वाचक मतलब बोध कराने वाला, ज्ञात कराने वाला। तो परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, ज्ञात मतलब समझता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। मतलब जिस शब्द से हमें टाइम के बारे में पता चलता है, समय के बारे में पता चलता है कि एक्शन कब हो रही है, सुबह, दोपहर, शाम, है ना, टाइम पीरियड जिसको कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे नीचे दिया है, देखो, आज, कल, जब, तब, प्रातः, सायंकाल, रात भर, दिन भर आदि। कालवाचक विशेषण में भी और 3 भेद आते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। समयवाचक अर्थात टाइम, जिसमें आते हैं आज, कल, अभी, परसों, तुरंत आदि। और अवधिवाचक, अवधिवाचक क्रिया कालवाचक में आते हैं रात भर, दिन भर, आजकल, रोज, अभी अभी। और तीसरा है बारंबारता, मीन्स अगेन एंड अगेन, कई बार, प्रतिदिन, हर बार। इन्हें हम बारंबारता, ये तीनों जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर के भेद हैं। तो कालवाचक के बारे में हमने क्या ज्ञात किया कि जो क्रिया के होने का समय का ज्ञात कराते हैं, जो शब्द क्रिया के होने का समय ज्ञात कराते हैं, टाइम बताते हैं, उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा देखेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से ही पता चलता है। स्थान का अर्थ होता है प्लेस, जगह। तो इसकी परिभाषा क्या होंगी विद्यार्थियों? देखो, जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है, जगह का बारे में पता चलता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। फिर से एक बार हम परिभाषा देखेंगे। देखो, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उदाहरण जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी बारे में जब हम बताए जा रहे हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पे राम यहाँ बैठा था। तो अब इसमें वर्ब को मैंने पहले आपसे बता दिया हूँ कि जब भी हमको क्रिया विशेषण फाइंड आउट करना है, क्रिया विशेषण को पहचानना है, तो यू हैव टू क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन करना है वर्ब को। तो जैसे मैंने बताया कि राम यहाँ बैठा है, तो कहाँ बैठा है, प्रश्न किया हमने, कहाँ बैठा, यहाँ बैठा। तो आने वाला उत्तर होगा यहाँ। यहाँ जो है वह स्थान के बारे में बता रहा है। वहाँ मेरा बंगला है, कहाँ है, वहाँ, है ना। टेबल, तो इस तरह से यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, ये सारे जो है स्थानवाचक। सामने मेरी गाड़ी है, कहाँ है, सामने है। तो इस तरह से स्थान के बारे में जो बोध कराता है उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के और 2 भेद होते हैं, जिसे कहते हैं स्थितिवाचक और दूसरा है दिशावाचक। स्थितिवाचक में हम कह रहे हैं यहाँ, वहाँ, बाहर आदि। दिशावाचक में दाएं, बाएं, इधर, उधर, डायरेक्शन जिसे हम कहेंगे। दिशा का अर्थ होता है डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में है। जब हम इसके बारे में बताए जाएंगे कि राम मेरे दाएं बैठा है, तो दाएं, तो ये होगा दिशावाचक। वह मेरे बाएं ओर से आया, तो बाएं। मैंने इधर देखा,
इधर, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्द स्थान के बारे में हमें अधिक जानकारी देते हैं उन्हें कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक इसी तरह से हम आगे का तीसरा भेद हम देखने जाएंगे। उस तीसरे भेद का नाम है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिणाम ज्ञात होता है, वर्ब या एडवर्ब, इसके इफ़ेक्ट के बारे में हमको पता चलता है, उसे कहते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फिर दोबारा एक बार हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, दोबारा हमको ध्यान देना है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे सब लोग। क्या लिखा है देखो, जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिणाम ज्ञात होता है उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उदाहरण है जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल आदि। उदाहरण हम बना सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है देखो, अधिक हम कह सकते हैं कि बिल्ली ने अधिक दूध पिया है। कितना पिया है? अधिक, है ना। तो परिणाम थोड़ा, मैंने थोड़ा अध्ययन किया। कितना किया? थोड़ा किया। यानी वर्ब को प्रश्न पूछने के बाद जो भी उत्तर आता है उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। लेकिन हम क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में भी देख रहे हैं, जिसमें हमको कितना, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहें। इसी तरह से आप भी अलग अलग उदाहरण इन शब्दों से बना सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ अव्यय पहचानने के लिए तो आते ही है, उसके साथ साथ सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी आते हैं। तो आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप भी अपने ओर से इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, क्रिया विशेषण का चौथा भेद हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा हम कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, वाक्य में वह शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, वाक्य में वह शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण जैसे चाणक, सहसा, यकायक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव। हम अपनी ओर से बना सकते हैं। अब रीतिवाचक मतलब एक्शन कैसे हो रही है, सडनली हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, उसके बारे में हमको पता चलता है ना। पहले हमने देखे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम बना सकते हैं कि अचानक मेहमान घर आए। अचानक मेहमान घर आ गए। कैसे आए? अचानक। तो पता चलता है कि आने की क्रिया कैसी हुई? सडनली हुई। तो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यकायक मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। कैसे हुए? यकायक। उसने झटपट अपना संदूक खोला। कैसे खोला? झटपट। तो इस तरह से एक्शन कैसे हो रही है उसके बारे में हमें जो शब्द ज्ञात कराते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये सब क्रिया विशेषण है ना। क्रिया विशेषण के भेद हमने देखे विद्यार्थियों, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। इन सब क्रिया विशेषण के भेद है।
तो हमको सिर्फ ध्यान में और एक बात ध्यान में रखना है कि क्रिया विशेषण किसे कहेंगे हम। क्रिया विशेषण मीन्स व्हाट, ये एडवर्ब, और एडवर्ब यानी एडवांस इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट वर्ब। सिर्फ ध्यान में हमको रखना है कि वर्ब को क्वेश्चन करेंगे तो आने वाला आंसर जो भी रहेगा वो रहेगा हमारा क्रिया विशेषण। तो ये हो गया क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक इसी तरह से अव्यय के दूसरा जो भेद है उसके बारे में हम देखेंगे। अब पहला हमने देखे क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन से पता चलता है कि ज्वाइन टू सेंटेंस एंड टू वर्ड, दो शब्द तथा दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा भी हम देख लेंगे। परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं, कैसे बनी परिभाषा देखो ज़रा एक बार। दो शब्दों या दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, की के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे सब विद्यार्थी। क को पहली विलांटी है। छोटा की जिसे कहते, छोटा की जो है वो एज अ कंजंक्शन के तौर पे उपयोग में लाया जाता है, उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। मानो, आदि, और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, वरना, नहीं तो, इसलिए, यदि, सो, जिसका, इस प्रकार, क्योंकि, या, अगर, आदि। अब समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण हम देखेंगे विद्यार्थियों। हाउ टू फाइंड आउट, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे। देखो उदाहरण, पहला उदाहरण दिया है, सीता और गीता बाजार जाती हैं। सीता और गीता बाजार जाती हैं। अब इसमें सीता एक नाम है, गीता दूसरा नाम हो गया। सीता और गीता ये दो शब्द हैं, इन दोनों को और इस अविकारी शब्द से जोड़ा गया है। और हमारी जो परिभाषा है उसमें भी हमने देखा है कि दो शब्दों को जोड़ने वाला, जैसे यहाँ पे सीता और गीता को हमने किससे जोड़ लिए, और से जोड़ लिए, इसीलिए और जो है वह हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम नीचे का वाक्य देखेंगे। दूसरा वाक्य है, दूसरा उदाहरण है, राम पढ़ता है और शाम खेलता है। अब इस वाक्य में राम पढ़ता है ये एक वाक्य हो गया, शाम खेलता है ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को और इस अविकारी शब्द से जोड़ा गया है। इसीलिए परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे कि दो शब्दों या दो वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने वाला जो शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे राम पढ़ता है, शाम खेलता है, दोनों को और से जोड़ा गया, इसलिए और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। और भी हम वाक्य बना सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। समुच्चय बोधक में जैसे हम कहेंगे कि खाट के नीचे कुत्ता या बकरी होगी। अब या शब्द का प्रयोग हमने किया है, कुत्ता या बकरी, दोनों शब्द है, दोनों को या से जोड़ा गया, इसलिए या जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। वह आएगा क्योंकि उसने वादा किया है। यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, वह आएगा ये एक वाक्यांश हो गया, उसने वादा किया है ये दूसरा वाक्यांश हो गया। दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, दोनों को हमने एक दूसरे से हमने मिला दिया क्योंकि इस अविकारी शब्द से। तो इसीलिए क्योंकि जो है वह भी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। लोगों ने कहा कि वह कोलकाता भाग गया।
लोगों ने कहा एक वाक्य हो गया, दूसरा वह कोलकाता भाग गया दूसरा वाक्य है। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया छोटी की से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया की जो है वो भी समुच्चय बोधक अव्यय है, ध्यान देना है। और इन दोनों वाक्यों को हमने ज्वाइन किया की से। तो लोगों ने कहा कि वह कोलकाता भाग गया, इसीलिए की जो है वह भी समुच्चय बोधक अव्यय है। कोई जवाब न मिला तो वह झोपड़ी में घुस गया। कोई जवाब नहीं मिला, ये एक वाक्यांश हो गया। वह झोपड़ी में घुस गया, ये दूसरा वाक्यांश हो गया। दोनों वाक्यों को हमने ज्वाइन किए तो से, इसीलिए तो शब्द जो है वह भी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाया, क्योंकि तो से हमने दो वाक्यांशों को जोड़ा है। कोई जवाब नहीं मिला तो वह झोपड़ी में घुस गया। इस प्रकार आप विद्यार्थियों, आप लोग भी अपनी नोटबुक में दिए गए जो उदाहरण हैं समुच्चय बोधक अव्यय के, अपने ओन सेंटेंस बना सकते हैं या बना के रखें। ठीक इसी तरह से अब आपके समझ में आ गया होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10वीं कक्षा तक नहीं है, 11वीं 12वीं कक्षा में भी आपको ये उपयोग में आएगा। आपको ध्यान में रखना है, समझ में लेना है कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ज्वाइन टू सेंटेंस एंड टू वर्ड्स, इट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। दो वाक्य तथा दो शब्दों को ज्वाइन कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, और जो शब्द ये कार्य कर रहा है उस शब्दों को, उन शब्दों को कहेंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय। तो विद्यार्थियों, अब हम अव्यय का आखिरी यानी चौथा जो प्रकार है, तीसरा जो प्रकार है संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक। जरा इस लिखे हुए शब्द की तरफ ध्यान देंगे, संबंध बोधक अव्यय। मैं एक एक वर्ड का अर्थ आपको बता रहा हूँ। संबंध का अर्थ होता है रिलेशन, बोधक का अर्थ होता है बताने वाला, बोध कराने वाला। तो जो अव्यय रिलेशन को बताता है, एक का रिलेशन दूसरे से बताया जाता है, एक का संबंध दूसरे के साथ जोड़ता है, ऐसे अविकारी शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। और ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, संबंध बोधक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको सेंटेंस को देखने के साथ ही हम पता लगा सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है, संबंध बोधक जो है वो कौन सा है। तो उसकी खासियत है, उसका जो क्लू आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ कनेक्टेड विथ नाउन एंड प्रोनाउन। ये संबंध बोधक जो है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ कनेक्ट होते हैं और उनके साथ जॉइंड होकर आते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं और उनका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे। देखो, जो अविकारी शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं। मैंने पहले आपको बताया, संबंध बताने वाले अविकारी शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ कर आते हैं और दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय तो आपको समझ में आ गए होंगे विद्यार्थियों की, इट इज़ कनेक्टेड विथ नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के साथ ज्वाइंट होते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि संबंध बोधक कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि, है ना। उदाहरण जैसे दिया है, देखो, विद्या के बिना मनुष्य पशु है ना। वाक्य की तरफ ध्यान दो जरा, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, के बिना। विद्या ये नाउन हो गया और उसके साथ जॉइंट वर्ड क्या आ रहा है, बिना, और विद्या का संबंध ये दूसरे शब्द यानी मनुष्य और पशु के साथ दर्शा रहा है। तो बिना, इसीलिए बिना, के बिना,
के को हम काउंट नहीं करेंगे। संबंध बोधक अव्यय के और की के बाद आते हैं, आफ्टर के एंड की। जैसे के अलावा, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के साथ, के और की और। जैसे पिताजी दफ्तर की ओर जा रहे हैं, तो की के बाद कौन सा शब्द आया? और में आ के ऊपर एक मात्रा है, तो इसलिए और शब्द जो है संबंध बोधक, और जो है वह समुच्चय बोधक। और मतलब आ के ऊपर एक मात्रा रहेगा, और का मतलब होता है तरफ, वो संबंध बताता है, इसीलिए और संबंध बोधक हो गया। और भी बहुत सारे संबंध बोधक अव्यय हैं, एक दो संबंध बोधक अव्यय हम लेंगे कि लड़का उनके साथ रहने लगा, तो साथ जो है संबंध बोधक हो गया। मैं उस वृक्ष के पास खड़ा हो गया, तो पास भी संबंध सूचक अव्यय हो गया। तो इस तरह से हम संबंध सूचक यानी संबंध बोधक अव्यय कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे आसान मैंने आपको बताया कि इट इज़ कनेक्टेड विथ नाउन एंड प्रोनाउन और के और की के बाद आने वाले शब्द। अब हम देखेंगे चौथा और आखिरी, जो अव्यय का आखिरी चौथा भेद है, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ये बहुत ही आसान है और मेरे हिसाब से 100% बच्चे इसे पहचान लेंगे। बहुत आसान है, क्यों? फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ये वाक्य का पहला शब्द होता है और वाक्य से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसे संबोधन का चिन्ह एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको हम कहते हैं वो भी इसके बाद आता है। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है, हर बच्चा इसे पहचान लेगा। और अपनी मन की दशा के भाव जो होते हैं, उन भावों को और ज़्यादा पावरफुल बताने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो जो होते हैं वो हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आनंद, विस्मय, इन भावों को दर्शाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा हम देखेंगे कि जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण हैं जैसे अरे, ओह, हाय, ओफ आदि। उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं हे भगवान। यह क्या हो गया? दुख प्रकट हो गया, तो हमने ऊपर वाले को याद कर लिया, तो हे भगवान। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन है, उद्गार चिन्ह है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद उद्गार चिन्ह आता ही है। जैसे यहाँ पे हे भगवान के बाद उद्गार चिन्ह है, इसीलिए हे भगवान क्या हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अब यहाँ पे हमको पता है कि सामने वाले व्यक्ति को बड़ा आनंद हुआ, आश्चर्य हुआ, इसीलिए उसके मन से वाह शब्द निकला है, और वाह से पता चलता है कि उसे विस्मय हुआ है, इसीलिए विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया वाह। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बताया था, वाह के बाद क्या है? उद्गार चिन्ह है। उसी तरह से और भी है, हम बोल सकते हैं अरे, अरे अभी 5 ही बजे हैं, तो अरे ये के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, जिससे हम बोल सकते हैं कि अरे, जिससे भी ये भी क्या हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय, ये क्या हो गया? ये भी क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानने की सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बताया कि ये हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में होता है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, और इसके बाद उद्गार चिन्ह होता है। तो आप सारे विद्यार्थी अव्यय के भेद का अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और जितनी भी उदाहरण मैंने आपको दिए हैं उन उदाहरणों का अपने सार्थक वाक्य में प्रयोग करेंगे। आशा है सारे विद्यार्थी इसका अनुकरण करेंगे। धन्यवाद।